नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार दोबारा स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा में। आज मैं आपके सामने प्रतिशत की पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आया हूँ। जो हमारे राजस्थान एग्ज़ाम्स में जो पटवार एग्ज़ाम है या हमारे टीचर एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी हमारे राजस्थान के जितने भी लेवल्स के एग्ज़ाम हैं, उन सब में प्रतिशत से जो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, वो सारे क्वेश्चंस का आज कलेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ में मैं आपको ऐसे अप्रोच बताने वाला हूं जिससे आप बहुत कम टाइम में उन क्वेश्चंस को जल्दी डील कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा मेन चैलेंज क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो दूसरा सेकंड चैलेंज हमारा ये हो सकता है, लेकिन उससे पहला हमारा जो मेन चैलेंज होना चाहिए वो कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यानी अगर हमारे मैथमेटिक्स के अगर 5 या 10 क्वेश्चन भी अगर हमारे किसी एग्जाम में आ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं उन 5-10 क्वेश्चन के लिए हम आधा घंटा वेस्ट नहीं करें, और हम उस 5-10 क्वेश्चन के लिए कम से कम टाइम में 5 मिनट 10 मिनट में क्वेश्चन को सलटा लें, ताकि हम अपना वो बचा हुआ टाइम कहीं दूसरे सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी अप्रोच बताऊंगा इन क्वेश्चंस की, और जिन अप्रोच से आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पीवाईक्यू सीरीज का फर्स्ट पार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए। 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके पटवार एग्जाम में 2016 13 फरवरी को एग्जाम में ये पूछा गया था। तो सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन की जो अप्रोच होनी चाहिए वो सिंपल सी अप्रोच है कि एक यहाँ पे आपको उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज दे रखे हैं, यानी परीक्षा में पासिंग मार्क्स 36% चाहिए। उसके बाद में दे रखा 24% प्राप्त किए, यानी पासिंग मार्क्स तो 36% है, लेकिन 24% उसने प्राप्त किए हैं, इसका मतलब वो फेल हुआ है। तो आगे फेल हुआ है तो ये 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। मतलब आपको ये चीज़ें सारी सोचनी पड़ेगी, आपको सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी। मतलब हर एक एग्जाम में हर एक पॉइंट्स को, हर एक लाइन में आपको एक एक लाइन से चीज़ें सोचनी पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना से सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। हम पढ़ेंगे हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% प्राप्त करने थे, तो इसका मतलब हमें सोचना कि इस पासिंग मार्क्स 36% हो चुका है। उसके बाद उसने 24% प्राप्त किए थे। अब इसका आप ये सोचिए कि 24% आए, इसका मतलब वो फेल हो गया है ना। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि 36% पासिंग मार्क्स था, 24% उसके आए, इसका मतलब उसके 12% मार्क्स कम आए। इसका मतलब वो 12% मार्क्स से वो फेल हुआ, 12% मार्क्स से फेल हुआ। लेकिन जब आगे हम क्वेश्चन को पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। इसका मतलब जो हमारे पास में 12% की जो वैल्यू आ गई ना, वो 9% हमारा वैल्यू आ चुकी 12% की। ठीक है, अब उसके बाद में 12% की वैल्यू जो हमारे पास आई वो 9 आ चुकी है, 9% नहीं होगी, 9 होगी। तो फिर हमें क्या पूछा, पूर्णांक ज्ञात करना। और पूर्णांक यानी अपने आप में 100% होता है, इसका मतलब आपको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जितना हो सके इन क्वेश्चंस को ओरल सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यानी आप इसको 100% बनाओ, यहाँ पे कोई एक्स एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, एक्स मान के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा वो। सीधे सिंपल अप्रोच, हम सीधे कंसेप्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले इस नंबर को कट करने की कोशिश करो, बिकॉज 12% से 100% नहीं बनाया जा सकता। तो कट करेंगे इसे, 3 से कट करेंगे 3 बार, या 3 से करेंगे 4 बार। अब आप देखिए 4% की जो वैल्यू आई ना, वो 3 आ चुकी है। 4% की वैल्यू जो आई वो 3 अंक आ चुकी है, 3 मार्क्स आ चुकी है। अब आपको इसे 100% बनाना है, ठीक है। तो वही 4% को 100% बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 25 से। बस ये सोचो किससे गुणा करना है, 100 बन जाए। तो इधर भी 25 से गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 75। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चन को सोचना है। आप जब इस वीडियो को जब देख रहे हो ना, तो एक बार इस वीडियो को यहीं पे पहुंच करने के बाद एक बार वापस क्विक रिव्यू देख लेना इसका कि 36%, 24%, 12%, 12% वैल्यू 9 आ चुकी है। सिर्फ ये लाइन आपको एग्जाम में लिखनी है। उसके बाद 3 से कट करने के बाद 25 से गुणा करेंगे तो 75 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जितना हो सके इन टाइप के क्वेश्चन को, ये देखो सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, यदि x माइनस वाई का 50%, एक्स वाई प्लस वाई का 30% है, तो एक वाई एक्स का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है। ये हेडमास्टर एग्जाम में और महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में पूछा गया था, और रिसेंटली भी कई एग्जाम में दिखा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो x माइनस वाई का 50%, एक्स प्लस वाई का 30% है, और आपको पूछा है वाई एक्स का कितना परसेंट। इसका मतलब आपको y और x की वैल्यू चाहिए। वाई एक्स का कितना परसेंट होने का मतलब आपको y बटा एक्स इंटू 100 ये चाहिए। वाई एक्स का पूछा तो एक्स नीचे रहेगा, ध्यान रखना। वाई एक्स का, अगर ये एक्स वाई का पूछा तो एक्स बटा वाई लिखते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे वाई और एक्स चाहिए, कुल मिलाकर मुझे वाई और एक्स चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास तो एक्स माइनस और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और वो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ऐसी अप्रोच आ जाती है ना, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्योंकि हम जानते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं बताओ 50 को किससे गुणा करने पर, 50 को किससे गुणा करने पर और 30 को किससे गुणा करने पर दोनों बराबर हो जाते हैं,
है ना, 50 को किससे गुणा करने पर और 30 को किससे गुणा करने पर, तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो होगा कि आप यहाँ पे 30 से गुणा करो और यहाँ पे 50 से गुणा करो। इसका मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, आप हमेशा x माइनस वाई को 30 ले लो, बिकॉज देखो x माइनस वाई 30 आया और x प्लस वाई 50 आया, तो x माइनस वाई जो है ना वो 30 हो चुका है। आप सिर्फ अपने एग्जाम में आपको यहाँ से रीड करके यहाँ पर x माइनस वाई 30 लिखना है और x प्लस वाई 50 लिखना है। और ये एक स्पेशल कंडीशन है, हालांकि इसको हम विलोपन विधि से, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके लिए मैं कभी भी स्टूडेंट्स को इस तरह का मेथड प्रेफर नहीं करता। मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि ये एक स्पेशल केस है, आप इसको याद रखिए, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ही निकल के आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक अप्रोच लगाते हैं, जोड़कर आधा कर लो, जोड़कर आधा कर लो और घटाकर आधा कर लो, बस। तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी, जल्दी मिलेगी। तो अगर आप जोड़ के आधा करोगे तो 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, और घटा के आधा करोगे तो 50 में से 30 गया 20, 20 का आधा हो गया 10। ये आ गया आपके पास में बड़ी वाली राशि x का मान और ये आ गया y का मान, बस आप ये मान यहाँ रख दो। तो ये आ जाएगा 10/40 और इंटू 100। वैसे डायरेक्टली 1/4 देखते ही 25% आपका आंसर आ जाएगा, या फिर 4 को 100 से कट कर सकते हो। तो फ्रैक्शन वैल्यू याद रखोगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ यहीं देख के बता सकते हो वाई एक्स का कितना परसेंट है, यस 1/4 मतलब 25%। तो आप डायरेक्टली यहाँ देख के भी आंसर बता सकते हो। टाइम जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करो। फिर दोबारा यही बोलूँगा, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, वापस इस क्वेश्चन को वापस देखो, कितना जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 130 का x% बराबर 11.7 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर वही है, x% को x/100 वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, वही हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को इधर दे सकते हैं, बता सकता हूँ। तो 130% की जो वैल्यू है ना वो आ चुकी है 11.7। आपको निकालना है x का मान, मतलब आपको 100% निकालना, बस ये काम करना आपको। तो यहाँ पर मैं इसको 100% तो नहीं बना सकता ना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं 13 से कट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं 13 से कट करने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 130 है तो ये 13 और 10 से कटता है, 10 से ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, मतलब पॉइंट्स में परेशान हो जाओगे आप। और 13 से कुछ होना नहीं है, हमें बनाना 100% है, मतलब मुझे 10% चाहिए। दिमाग के सारे अप्रोच है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, बाकी आप दिमाग में सोचो कि बस मुझे 10% बनाना, मतलब 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, 13 से भाग देना पड़ेगा। तो 13 से भाग देंगे हम, जब 13 से भाग देंगे तो ये 10 बन जाएगा, और 13 से भाग देंगे 13 117। पॉइंट लगा रखा, पॉइंट वापस लगा दो, यानी पॉइंट 9 आ चुका है। अब अगर मुझे 100% बनाना है तो 100% बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 से गुणा करूंगा, तो इधर भी 10 से गुणा करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में जाएगा। यानी जितना हो सके इतना इसको एक ही लाइन में पूरा सॉल्व करने की कोशिश करनी। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ वापस, अगर 13 का भाग दिया 10%, यहाँ पे 13 का भाग देने पर कितना आएगा, 0.9 आएगा। अब अगर आपको 100% बनाना मतलब 10 से गुणा करना, और जब यहाँ 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई बटा 100 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपको आसान लगेगा कि भाई हम यहाँ पर 130 इंटू एक्स बटा 100 बराबर 11.7 करके सब चीज़ों को पक्षांतरण करके ट्रांसपोज करके हम आंसर निकाल देंगे, तो भले ही आपको आसान लगे, लेकिन आपको और आसान लगना चाहिए, क्योंकि मैथ्स को हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट मैथ्स को आसान, जो क्वेश्चन हमारे लिए आसान है ना उसको बहुत आसान बनाना है। यानी जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मेरे लिए तो आसान है, लेकिन आसान से भी आसान बनाना है आपको। यानी अगर आप इस क्वेश्चन के लिए 2 लाइन लिखकर सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी है एक लाइन के अलावा, मैं तो कह रहा हूँ बाई ऑब्जर्वेशन सॉल्व कर लो, दिमाग में सारी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। सिंपल सा तो काम था, 13 से कट करो 10 आएगा, 13 से कट करो 0.9 आएगा, 10 से गुणा करो 9 आ जाएगा, 9 आपका आंसर आ चुका है ना। स्पीड आप जितनी ज़्यादा रखोगे ना, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, स्पीड आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी वीडियो और पटवार में आ चुका क्वेश्चन है, और हर एग्जाम में इस क्वेश्चन भी रिपीट होता है। पिछले वीडियो में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया, और मैंने आपको बार बार उस टाइम भी बोला था कि इन क्वेश्चन को रिपीटेशन डेफिनेटली होता ही होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की अप्रोच भी आपको अलग से याद रखनी है। देखो, अगर आप अप्रोच एक ही लेना चाहो कि मुझे एक ही अप्रोच रखनी है कि मुझे एक्स मान के करना है या मुझे फ्रैक्शंस यूज करना है, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलर इन क्वेश्चंस की अलग अलग अप्रोच हम दिमाग में रखेंगे ना, तो शायद हो सकता है कि इन क्वेश्चन को हम ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर 4% माइनस 4% कमी आ जाएगा, मतलब देखते ही पता चलेगा 2 दूनी 4% कमी इसका आंसर है। इतना मतलब फास्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अगर आप अप्रोच याद रखोगे तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज मैं इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि देखो, यहाँ पे बात की जा रही है आयत की लंबाई और चौड़ाई में बात की जा रही है, लंबाई और चौड़ाई में बात की जा रही है, और बात पूछ रहे हैं आपसे क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल जो होता है फॉर्मूला वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। इसका मतलब पहले 20% वृद्धि कर रहे हैं और उसके बाद में 20% कमी कर रहे हैं। तो यहाँ जो इंटू होने की वजह से ये सक्सेसिव होगा, मतलब
पहले 20% आपने बढ़ाया, फिर उस पर 20% आपको कम करना है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे जो काम कर रहे हो ना, ये सक्सेसिव कर रहे हो। और जब भी सक्सेसिव करते हैं हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 बस। जिसमें देखो बहुत आसान काम है, प्लस का 20 माइनस का 20 क्योंकि कमी है यहाँ पे, है ना, और प्लस 20 इंटू माइनस 20 बटा 100। अब देखो ये 20 से तो वैसे भी कट गए, हालांकि यही देख के कर सकते थे 20 - 20, एंड वही अप्रोच मैंने यूज की है। 20 - 20 तो वैसे भी कट हो गए, तो करना क्या है आपको, बस 20 इंटू 20 बटा 100 ही तो करना है। और हमेशा कमी आएगा, 0 0 2 0 कट गया, 2 दूनी 4% इसका आंसर आएगा। और चूंकि माइनस है इसलिए कमी इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन। तो समझे। तो इसके लिए मैं अप्रोच आपको जो बताता हूँ ना, आप इसको फॉर्मूला यू भी यूज कर सकते हो। कभी हमारे पास में ऐसा केस आ जाता है, हमेशा कमी आएगी इसमें, हमेशा कमी ही आएगी। कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कि 20% बढ़कर 20% कम हुआ, तो सीधा आर एस को बटा 100 कर दो, मतलब गुणा करके 100 का भाग दो। अगर यहाँ 30% और 30% आता तो 9% कमी हो जाती, 40% 40% आता तो 16% कमी हो जाती, 50 आता तो 25% कमी हो जाती। इस तरह से बड़े आसान तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आ गया प्रश्न, वापस वही देख लो। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसानी हो, ज़्यादातर नंबर्स जितने भी हमारे स्टेट लेवल एग्जाम में ना, नंबर्स बहुत आसान आते हैं। अब यहाँ टाइप चेंज कर दिया, तेल के कर में 20% वृद्धि कर दी कि वर्गीकरण खपत में 20% कमी की, है ना, तो उसके खर्च में कितना परसेंट। तो वैसे खर्च का जो फॉर्मूला होता है, खर्च का जो सूत्र होता है, खर्च कैसे निकालेंगे किसी को, तो वहां पे तेल की जो मूल्य है वो और इनटू खपत ऐसे निकालेंगे ना, कितने किलो खपत हो रही है और कितना मूल्य है उसका, तो उसी तरह से हम खर्च निकालते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम हो रखा है जो हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में एल इंटू पी। तो यहाँ पर भी इंटू आ रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज आ रही है, देख लो 20% वृद्धि 20% कमी, तो आंसर क्या होगा 4% कमी, ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे नंबर भी चेंज करके भी 30% भी कर सकते थे हम, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न में देख लीजिए, सेम चीज है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो हर टाइप के क्वेश्चन में, अभी ये संगणक में आया हुआ है, हर टाइप के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और अलग अलग फॉर्म में पूछे गए हैं। क्वेश्चन वही है, लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% 20% का परिवर्तन किया गया, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो आपको बताना। तो यहाँ पे 20% कमी है, ठीक है, ये 20% माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस लगना भूल गए यहाँ पे, कोई बात नहीं, 20% माइनस है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 30% पहले बढ़ाया फिर 20% कम किया। अब यहाँ पे वो आर एस को बटा 100 वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 20 भी सेम होना जरूरी था, ठीक है। खैर याद रखो, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये सक्सेसिव फॉर्मूला जो है ना, सक्सेसिव फॉर्मूला जो है एस एफ जो हमारे पास है, वो डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि सक्सेसिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक्स प्लस वाई मतलब 30 फिर माइनस 20, ठीक है, फिर प्लस 30 इंटू माइनस 20 एन बटा 100, ठीक है। 30 - 20 करोगे तो 10 आ जाएगा, ओरल कर सकते हैं, और यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 0 कट गया, 3 दूनी 6, यानी 4% क्या आया, प्लस में आंसर आया। इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको हर अप्रोच को इस तरह से ही सोचना है, ठीक है। अब थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस, अगर देखो वापस वही बात रिपीट करूंगा मैं, वीडियो को इस जगह पॉज करो, वापस एक बार क्वेश्चन को देखो, आपको पता चल जाएगा आप कितना जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। और थोड़ा दिमाग के अंदर है ना कुछ और एग्जाम्पल भी बैठा लो, जैसे मान लो 40% 30% ले लिया, 40% और 30% माइनस ले लिया, तो 40 - 30 प्लस 40 इंटू -30 बटा 100 सॉल्व करोगे, 10 - 12 माइनस के 2% आंसर आ जाएगा इसका। तो इतना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ताकि आप आइंदा कभी क्वेश्चन इस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देख लो ना, तो वहां आपको मतलब 5-10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दिख जाना चाहिए आपको। और ऑप्शन भी कितना सपोर्ट करते हैं, आपका आंसर आया, आपके ऑप्शन में दिख रहा है, एक पहली बार में आपका आंसर मिल गया, डेफिनेटली 99.9% स्टूडेंट्स वही क्लिक करते हैं जो पहली बार में आपको आंसर दिख गया। तो थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। इस क्वेश्चन में एक वर्ष में गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि होती है, अगले वर्ष में 5% कमी होती है, दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 है, तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी इसकी जनसंख्या थी। ये संगणक में पूछा गया, वापस उसी टाइप का क्वेश्चन निकल के आया। अब जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ वो अप्रोच लगाओगे तब भी इसका आंसर आने आना, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ ले इस क्वेश्चन को, तो इतना डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल। इसमें क्या बोला गया, एक गांव की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हो जाती है, अगले वर्ष 5% कमी हो जाती है, तो पहले एक बार 5 और 5 को करके देखते हैं कितना क्या होता है। तो वही इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो 5 - 5 5 -5 प्लस 5 इंटू -5 बटा 100, या आर एस को बटा 100 लगा दो क्योंकि ये वैसे भी कट गया, तो क्या आएगा माइनस के 0.25%, है ना। 100 का भाग देंगे 25 में तो माइनस के 0.25%, तो ये माइनस के 0.25% की कमी हो जाएगी, ठीक है। मतलब पहले जनसंख्या जो थी ना वो -0.25% कम हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा।
तब ये बोल रहा है कि दीदी दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980, मतलब ये नंबर दे रखा है 7,980। तो आपको पूछा प्रथम वर्ष के प्रारंभ में कितनी थी, मतलब पहले वर्ष में स्टार्टिंग में कितनी थी। तो कुल मिलाकर 0.25% का आपको लॉस करके 7,980 बनाना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, सोचते हैं कि 25% लॉस होकर यहाँ नंबर बना तो 25% वापस प्लस कर दो ये नंबर आ जाएगा। रॉन्ग है, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 0.25% इस पर निकलता है, पहले जितनी जनसंख्या थी ना उस पर निकलेगा, उसका 0.25% निकाल कर माइनस करने के बाद ये रेट आएगी। तो वापस 0.25% प्लस करने पर ये कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो इसको करने की सबसे बड़ी अप्रोच है फ्रैक्शन अप्रोच। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो अब 0.25 की बात करो ना, 0.25 मतलब 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा रहा हूं मैं, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाने का मतलब नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब इसकी जो अप्रोच होगी वो कितनी होगी, 1/400। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/400 हो जाएगी। तो यहां पर 1/400 माइनस कर दो। इसका मतलब पहले 400 वैल्यू थी, बाद में एक कम होकर वो कितनी होगी, 399। अब 100% ये नंबर इसका कोई ना कोई फैक्टर जरूर होगा, कोई ना कोई फैक्टर होगा। 99.9% क्या बोलूं मैं, 100% बोल देता हूं, बिकॉज ये एसएससी का एग्जाम नहीं है। तो राजस्थान एग्जाम में वैल्यूज मल्टीपल्स में होती है। तो आप इसे डायरेक्ट कंपेयर करना, इसको कट करने मत बैठना, डायरेक्ट कंपेयर करो। क्या 399 को कोई ना कोई गुणा 7,980 है क्या, जीरो को भूल जाओ। क्या 399 का 799 कुछ कुछ रिलेशन है क्या, तो डायरेक्ट रिलेशन पता चलेगा, यस इसका डबल है ये। डबल मतलब 20 गुना, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी तो है। तो 20 गुना इसका कर दो, आपका आंसर बिल्कुल आपको दिख रहा है 8,000 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, बट इस लेंदी पार्ट को हम कम कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट देख के ये वाला पोर्शन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें ना 5% माइनस 5%, अच्छा ये तो 5% बढ़ के 5% कम वाला मामला हो चुका है, तो 0.25% इसका आंसर आएगा। तो आप डायरेक्टली ये वाला काम करो एग्जाम में। 0.25% लॉस होकर 7,980 है, 0.25 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो 25% की 1/4 होती है, 0.25 1/400 होती है, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ गया, है ना। तो यानी आपके लिए क्वेश्चंस, मानता हूं पिछले वाला आसान था, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन इस कठिन को भी आपको आसान बनाना है, और आसान को और आसान बनाना है, इजी टू वेरी इजी। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुल पानी में 4% शक्कर है, ठीक है। यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो इसको निकालने के लिए देखो, सबसे पहले इसके लिए, हालांकि मैंने कोई स्पेशल सेशन इसके लिए नहीं लिया, मैं चाहता हूं कि इस टाइप में मिक्सर एलिगेशन जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको उसमें करवाऊंगा, तो आपको अलग अलग टाइप की अप्रोच बता सकता हूँ। हाल फिलहाल में इस पर्टिकुलर जो इसकी अप्रोच है ना वो बता देता हूँ। इसमें बोला गया कुल पानी में 4% शक्कर है, इसका मतलब आपके पास में कोई बर्तन है और उस बर्तन में कुल पानी जितना भी उसमें 4% शुगर है, ठीक है, शक्कर है, और ये बाकी का पानी, तो पानी कितना हो गया 96%। उसके बाद क्या बोला, यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है ना, ये 6 लीटर पानी था हमारे पास टोटल, और फिर 1 लीटर पानी उड़ गया, अब कितना बचा, 5 लीटर बचा। तो आप क्या कहा, बचा हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी। अब आपको बताना शक्कर की मात्रा कितनी रहेगी। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, देखो यहां पर है ना, आप एक कंसेप्ट यूज करना कि टोटल क्वांटिटी जो होता है वो फिक्स क्वांटिटी का रेसिप्रोकल होता है। एक ये वाली बात अच्छे से यूज कीजिए, जब मैं मिक्स एलिगेशन बताऊंगा तो आपको बताऊंगा ये क्यों बन रहा है, इससे काम आपका आसान हो जाएगा। क्यों, क्वेश्चंस का पैटर्न याद रख लो आप, क्वेश्चन का पैटर्न याद रख के फटाफट से इसको लगा दो। 100% या तो टोटल क्वांटिटी देंगे आपको पहली बार और बाद वाली, या फिर आपको फिक्स क्वांटिटी देंगे। फिक्स क्वांटिटी का मतलब जो वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है, हम शक्कर के घोल की बात की जा रही है, तो शक्कर के घोल में शक्कर की क्वांटिटी शक्कर की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। पानी उड़ जाएगा, पानी को मान लो आप गर्म करोगे तो पानी उड़ जाएगा, लेकिन शक्कर की क्वांटिटी चेंज होने वाली नहीं है, वो घुल जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, लेकिन वैल्यू वही रहेगी शक्कर की। तो इसलिए यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी शुगर है। तो आप पहले चेक करो क्या आपको टोटल क्वांटिटी दोनों दे रखी है, यस टोटल क्वांटिटी मुझे दोनों दे रखी है 6-5। तो जब टोटल क्वांटिटी आपकी 6-5 है, ध्यान रखना टोटल क्वांटिटी आपकी 6-5 है, तो 100% फिक्स क्वांटिटी जो होगी ना वो उल्टा होगा इसकी, मतलब कितनी हो जाएगी 5-6। आपको फिक्स, आपको वापस शक्कर की मात्रा पूछिए, इसका मतलब पहले शक्कर कितना था, 4% था, पहले शक्कर आपकी 4% थी। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू अगर 4% बनानी है आपको, तो बताओ 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 5 की वैल्यू 4% है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, क्योंकि मल्टीपल नहीं है। अब मुझे निकालनी किसकी वैल्यू, 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 से वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 से गुणा कर देंगे, इसको कितना का 24/5 है ना, 24/5%। आप ऑप्शन 2 इसका आंसर आ गया। ये थोड़ा सा क्या है एक्चुअली, क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे वैल्यूज जो है ना ये मतलब मल्टीपल्स में नहीं है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 10% आता
तो आपका आंसर सेकंड में निकलता। 10 आ गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अगर यहाँ पे 40 आता तो 8 गुना, इधर भी 8 गुना, ठीक है। यहाँ 40 होता तो 8 गुना, इधर भी 8 गुना कर लेता, तो काम बहुत आसान हो जाता अगर फैक्टर्स में आता। खैर कोई नहीं, फैक्टर्स में नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि देखो हमेशा चीज़ें ईजी तभी बनेगी जब आपको कंसेप्ट याद होगा। तो कंसेप्ट के लिए हो सकता है आपको मैं ईजी नंबर दे दूँ, मैंने मान लो 15 दे दिए यहाँ पे, तो 3 गुना इधर भी 3 गुना करो, 18 हो जाएगा। अब यहाँ 4% दे रहा हूँ तो घबराने की जरूरत नहीं है। 5 की वैल्यू 4% है तो 1 की वैल्यू 4/5%, क्योंकि 5 नीचे चला जाएगा। 6 की वैल्यू निकालें, 6 से गुणा करेंगे, 24/5 का आंसर आ जाएगा। और मैं तो आपको ये बोलूंगा, ये जब मैं आपका मिक्सर एलिगेशन वाला पार्ट करवाऊंगा ना, मिक्सर एलिगेशन वाला जो पार्ट करवाऊंगा ना, तो उसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस कम से कम मैं 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करवाऊंगा। उसके बाद में आपको ये चीज़ें दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप डायरेक्टली ना क्वेश्चन पढ़ोगे 6-5, सीधा 6-5 का 5-6 लिखोगे, सिर्फ ये वाला काम करोगे बस, और वो भी जल्दी जल्दी में। अगला प्रश्न, यदि x बराबर वाई जेड है, यदि y और z प्रत्येक में मूल मानों में से 20% की कमी हो जाती है तो x के मान में प्रतिशत कमी कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन कनिष्ठ लेखाकार में पूछा गया। आपको इस क्वेश्चन को देख के एक बार में कई स्टूडेंट तो शायद समझ गए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, और कई स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि वो समझे कि क्या क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि इसमें x और y z है। कुछ स्टूडेंट का दिमाग यहाँ पे काम करना बंद कर देता है क्योंकि x और y z आ चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को हिम्मत करके पढ़ोगे ना, उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट्स इनको देख को डर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो x इक्वल टू वाई जेड दिखा हुआ है, इस मतलब x की वैल्यू वाई जेड के बराबर है। चलो खुद बातें समझ में आ गई, ठीक है, अदरवाइज छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। y और z प्रत्येक में मूल मानों में 20% की कमी हो जाती है। मतलब ये कह रहा है कि जो y है ना, एक बार लिख देता हूं मैं, ये y है ना, ये कह रहा है यहां भी 20% की कमी है और यहां भी 20% कमी है। तो फिर आपसे पूछा बताओ x के मान में कमी कितनी होगी। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, कोई भी साइन नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पे जब इंटू का चिन्ह है, इसका मतलब यहां पर भी इंटू का चिन्ह होगा। तो ये वाला बन गया कौन सा, सक्सेसिव। अभी 3-4 क्वेश्चन पहले कर रहे हैं वही क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली इसको देख के आप आंसर बोल सकते हो कि 4%, 20% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। हाँ 20% कमी हो रही, ध्यान रखना है, प्लस और माइनस नहीं है, ध्यान रखना। अगर प्लस और माइनस होता तो 4% आंसर आ जाता। तो अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस वाई वाला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। सॉल्व करेंगे, माइनस के 20 प्लस माइनस के 20 इंटू माइनस के 20 बटा 100। इसको हल करेंगे, माइनस के 4, ध्यान से हल करना, उसके माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना ये प्लस आएगा, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। बिल्कुल ध्यान से करना है इसको, क्योंकि ऑप्शन दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हल करेंगे तो 4% आ जाएगा। अब 40 में से 4 जाएगा तो 36% बचेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं, कुछ स्टूडेंट समझते हैं ये माइनस कर तो 40 + 4 44 हो गया, गलत आंसर होगा। ध्यान रखना, यहां पर कभी इस तरह के कैसा आ जाता ना, तो अलग अलग चिन्ह होने के बाद, अलग अलग साइन होने की वजह से हम घटाते हैं। तो माइनस के 40 + 4 का मतलब 40 में से 4 गया 36, और बड़े नंबर का चिन्ह आएगा -36। इसका मतलब 36% की कमी हो जाएगी। यहाँ कमी की बात की जा रही है तो 36% आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ वृद्धि होता ना, अगर यहाँ वृद्धि होता तो यहाँ प्लस के 20 प्लस प्लस, तो यहाँ 40 + 4 44 हो जाते हैं। तो दोनों चीजें बतानी मुझे जरूरी थी, बता दी मैंने। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। अब अगर ये क्वेश्चन में ऐसा करता तो x बराबर वाई जेड है, यदि y और z में प्रत्येक में एक में 20% की वृद्धि और दूसरे में 20% कमी, तो उत्तर 4% आ जाता। यानी वही अप्रोच बार बार यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास है, गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई और तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। अच्छा ठीक है, 3 साल पहले 50,000 थी, फिर बोला पहले वर्ष में 5% बढ़ गई, ठीक है 5% बढ़ा देंगे। फिर दूसरे वर्ष में महामारी के कारण, चलो महामारी मतलब बीमार हुए होंगे, मर गए होंगे, तो 10% घट गई, और तीसरे वर्ष वापस बढ़ गई। अब गांव की वर्तमान जनसंख्या पूछी। इसका मतलब आपके यहाँ पे 3 केस करने हैं। 50,000 पर 3 बार मूवमेंट हो रहा है। एक तो हो रहा है 5% बढ़ रहा है, अगली बार 10% घट रहा है, और अगले बार 4% बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे सारा काम सक्सेसिव होगा। मतलब ये मत समझना कि 5 और 4 9 - 10 1% कम कर लो, 1% कितना हो गया इसका 500 कम कर लो, आंसर आ जाएगा। रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन तो वैसे मैच नहीं हो रहे हैं, बट रॉन्ग आंसर आ जाएगा। ये सक्सेसिव होता है, मतलब पहले जनसंख्या 50,000 थी, फिर 5% बढ़ के कुछ नंबर बढ़ी होगी, फिर उन नंबरों पर ही 10% कम और उन नंबरों पर ही 4% हुआ, ठीक है।
तो मैं इसके लिए आपको यही बोलूँगा, इसके लिए मैं आपको ये बोलने वाला हूँ कि आप क्या करो, इन चीज़ों को या तो फ्रैक्शन से डील कर लो, दोनों अप्रोच बता देता हूँ मैं आपको, और दूसरा एक आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करते जाओ। जैसे 5% कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था बेसिक में कि 10% मतलब एक जीरो हटा दो, 10% मतलब ये जीरो हट जाएगा, 5,000 हो जाएगा। अगर 10% 5,000 है तो 5% कितना होगा, 2,500। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2,500, ये 2,500 बढ़ी है। अब 2,500 बढ़ के जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 50,000 और 2,500, मतलब यानी कितना हो जाएगी 52,500। ठीक है, ये 52,500 मैं लिख देता हूँ, 52,500। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। अब 52,500 आ गई। उसके बाद क्या हो रहा है, 10% कम हो रहा है, 10% वही एक जीरो हटा दो बस, 5250। अब 5250 इसमें से माइनस कर लो, इसमें से 5250 आप माइनस कर दोगे तो पहले 5,000 माइनस कर लो, फिर 250 माइनस कर लो। 5,000 माइनस करोगे 47,500, फिर 250 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 47,250। उसके बाद 4% बढ़ा दो, उसके बाद 4% बढ़ जाएगी। अब यहाँ 4% निकालने का क्या अप्रोच हो सकता है, 1% निकाल के 4 गुना कर लो, या 1/25 करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 1% निकाल के 4 गुना कर लेता हूँ। 1% कितना होगा, 472.5 होगा। 472.5 का 4 गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 28 18। ठीक है, और 2 बढ़ जाएंगे, इसका मतलब 1890। 1890 इसमें प्लस कर लो, 1890 प्लस करने का मतलब यूनिट डिजिट देख लो, देखो हाँ यूनिट डिजिट दो जगह आ रही, 4 तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 47,250 प्लस 1890, 0 4 11, 140 दोनों तरफ आ रही है। उसके बाद आगे 9 4 गुण 50,140 का आंसर है। हाँ, आप निकटतम भी ले सकते थे, कैसे, 47,000 समथिंग है, 2,000 है, तो गुण 50,000 समथिंग आंसर आएगा, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो प्रैक्टिस से ही आपको मेंटेन होगी। अगर मैं बोलूँ ना कि आप ऐसे सोच सकते हो, ये चीज़ तो मैंने बाद में सोची। क्यों नहीं सोची बाद में, क्योंकि मैंने अभी इसकी ज़्यादा इन टाइप के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस नहीं किया। अगर मैं आज इसके इस टाइप के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ ना, तो मुझे अपना आप, मेरा दिमाग अपना आप अप्रोच सेट करेगा कि मुझे ऐसे अप्रोच लगानी होती है। ठीक है, तो आप इस तरह का मेथड भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप दूसरा तरीका ये यूज़ कर सकते हो, फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हो। फ्रैक्शन मतलब ये 20% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, सॉरी 5% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। बढ़ रही है ना, ये बढ़ रहा है तो इसमें प्लस कर देंगे, मतलब 21/20। इसके बाद में यहाँ पे 10% कम हो रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक है, कम हो रही है इसका मतलब 9/10। उसके बाद में 4% बढ़ रहा है, इसका मतलब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। बढ़ रही है इसका मतलब 26/25। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये काम करना है, ये सॉल्व आप कर लेना। 50,000 यहाँ लिख दिए। अब एक एक चीज को 5% 1/20, बढ़ रही है तो 21/20, फिर 10% कमी 9/10, और फिर 1/25 26/25। इसको सॉल्व करोगे ना तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 25 दूना 50 कैंसिल हो गए 10। इसको गुणा कर लो, उत्तर आज के यही आएंगे, 49,140। तो ये दोनों अप्रोच अपने अपनी जगह पे बेस्ट है, जो भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें कंपाउंडर से पढ़ाऊंगा ना, तो इसमें एक अप्रोच और मिक्स कर सकते हैं, वो मैं आपको कंपाउंडर्स पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट प्रैक्टिस की नीड और कुछ नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 80 का कितना परसेंट 80 है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। तो इसमें क्या जवाब है यार, रेट एग्जाम लेवल 2 में एग्जाम देखो ये वही क्वेश्चन भी आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी हम ये सोचते हैं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमेशा क्वेश्चन हार्ड ही होता है, और कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स के सेक्शन को पहले करते भी नहीं, छोड़ भी देते हैं कि यार क्या पता शायद हार्ड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ऐसा नहीं होता है। आप ये मान के चलो 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इतने आसान होंगे, इतना आसान होंगे कि आपको पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हो। तो इसलिए हमेशा दिमाग के अंदर ये दिमाग में नहीं फिट करके बैठना है कि हमेशा क्वेश्चन सही होते हैं। एक बार रैंडमली क्वेश्चन देख लीजिए, स्किप करने से अच्छा है कि एक बार रैंडमली क्वेश्चन देख लो। आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, आप कर लो। आपको लग रहा है नहीं, पिछला जैसे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लेंदी दिख रहा है, तो छोड़ दो, अभी मत करो, उसको लास्ट में कर लेना। हालांकि मेरे यहाँ पर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग अच्छे से रेगुलरली मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप किसी क्वेश्चन को देख के डरने वाले नहीं हो, फिर आप हर क्वेश्चन को डील कर सकते हो। बस अप्रोच जो है ना वो आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी। फिर अगला सवाल हमारे पास है, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत 10% वृद्धि लक्ष्य रखा गया है। यदि 2016 में यह संख्या 1500 थी, वर्ष 2016 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे।
ठीक है, ये रेट लेवल 2 में ये भी क्वेश्चन उसी टाइम में पूछा गया था। तो मैंने बोला ना आपको, देखो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, जैसे ये भी क्वेश्चन इसी टाइम में पूछा गया था 11 फरवरी 2018 को, कितना इजी क्वेश्चन है। तो कई क्वेश्चन ऐसा आएंगे जो बहुत ज़्यादा इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन होंगे, तो कोई नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें बोला गया एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत 10% वृद्धि हुई। ठीक है, संख्या में प्रतिशत 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, मतलब टारगेट है कि हर साल 10% बढ़ने चाहिए प्रति वर्ष, ध्यान रखना कि इस साल 10%, अगले साल 10%, अगले साल 10%, ऐसे बढ़ना चाहिए, फिक्स टारगेट रखा गया। यदि वर्ष 2016 में जनसंख्या 1500 थी, मतलब पहले 1500 थी जनसंख्या, ठीक है, अब यहां भी 10% बढ़नी चाहिए, आगे भी 10% बढ़नी चाहिए, आगे भी 10%, आगे भी 10% चलनी चाहिए। आगे बात हो रहा है वर्ष 2018 में, ये 2000 कौन सी बात है, 2016 की बात है। तो 2017 के अंदर 10% बढ़ेगी और 2018 में वापस 10% बढ़ेगी। ठीक है, फिर लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे, मतलब ये लक्ष्य बढ़ गया, मतलब लक्ष्य पूर्ति होने का मतलब ये हो गया कि लक्ष्य फुलफिल हो चुका है, मतलब 10% यहां भी हो गया, 10% यहां भी हो गया। अब बताना 2018 में कितने विद्यार्थी होंगे। फिर आगे वही क्वेश्चन पूरा घुमा दिया गया, लेकिन अप्रोच वही आ रही है अपनी, कौन सी, सक्सेसिव वाली। तो आई कैन यूज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मैं क्यों यूज कर रहा हूं ये वाली बात, यहां क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम सक्सेसिव कर रहे हैं। ठीक है, तो वही आप कितना, आप खुद देख लो, ओरल कर सकते हो आप, 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 21% आ जाएगा। इसका मतलब 1500 पर 21% बढ़ा दो, बस 21% बढ़ा दो। कितना पर लक्ष्य पूर्ति होने पर विद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगी, है ना। तो 21% बढ़ा के प्लस कर लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 कम 15, 15 दूना 30 और 31, 315 विद्यार्थी बढ़ जाएंगे, मतलब 1815 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, 1500 बढ़ाने देने अपना। इसके अलावा आप 121% भी निकाल सकते थे आप डायरेक्टली, क्योंकि 21% बढ़ा मतलब 121% हो गया। तो कई तरह की अप्रोच आप इसमें अलग अलग यूज कर सकते हो। तो वापस बार बार देखो, एक ही कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास ये थी कि संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि ये संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, दो वर्षों बाद सदस्यों की संख्या में कितने वृद्धि या कमी होगी। अगेन वही प्रश्न आ गया, 10% बढ़ के 10% घटी है तो कितना होगा, 1% लॉस हो जाएगा, 1% कम कर लो इसका, 25 कम हो जाएगा, तो 25 की कमी हो जाएगी। 25 की 10% बढ़ के 10% कम हुआ ना, 2 वर्षों बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी, तो 25% की कमी होगी। इनमें से कोई नहीं, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, 25% वृद्धि है तो 25 कम हो जाएंगे, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से वापस इसी फॉर्मूले से ट्राई करना, ये क्वेश्चन इसका आंसर है। एक व्यक्ति में आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, वो व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी। आरबीसी एलडीसी में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे अप्रोच, कैसे हैंडल करोगे। इसमें बोला गया एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, ठीक है, 80% खर्च कर लेता है, ठीक है, आय 20% बढ़ जाती है, अच्छा आय बढ़ चुकी 20%, फिर व्यय में 10% वृद्धि करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो प्रश्न बन रहा है ना, वो आय, व्यय और बचत के बारे में बन रहा है। तो वैसे अगर मैं इसमें तीनों में अगर संबंध पूछूं आपसे, तो क्या संबंध होगा, तो आप बोलोगे आय बराबर व्यय प्लस बचत। ठीक है, आप कैसे भी लगाओ, या आय माइनस व्यय बराबर बचत लगा दो, जो लगाना चाहो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया आय, देखो हमें पहले आय नहीं पता, पहले हमें क्या बोला, 80% व्यय करता है, 80% व्यय करता है, हमें ये नहीं बताया। तो 80% व्यय करने का मतलब पहले यहाँ पे 80% लिख सकता हूँ मैं, 80%। फिर बोल रहे हैं आय में 20% बढ़ जाता है, अच्छा ठीक है, तो इस काम करते हैं, आय को 100% मान लेते हैं। देखो मैं 100 में ज्यादा प्रेफर नहीं करता, बट यहाँ पे वैल्यूज काफी सिंपल, 80 20 10 बहुत सिंपल है, तो 100 लगा लो, मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो अब ये कह रहा है ये बढ़ गई, कितनी होगी, 20 बढ़ गई, मतलब 120 हो गई। फिर कह रहा है व्यय में 10% वृद्धि करता है। अच्छा अभी एक बात बताओ, यहाँ पे 100 आपकी बचत आय है, 80 आप व्यय करते हो, तो बचत कितनी करते हो, ये आपको पता अच्छी तरह से, 20। परसेंटेज हटा दो, बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं, परसेंटेज जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोला गया, वह व्यय में 10% वृद्धि करता है, कब करता है, जब आय बढ़ जाती है। इनकम बढ़ने से उसने सोचा चलो थोड़ा खर्च ज्यादा कर लेंगे, तो उसने 10% खर्च बढ़ा दिया। ठीक है, तो पहले खर्च कितना था, 80 था, अब 10% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10% कितना होता है इसका, 8 होता है, 8 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, है ना। ये यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, 120 88। अब आप बताओ मुझे बचत कितनी बची, बचत पे बात पूछी, देखो लास्ट में बचत पे ही बात पूछा है ना। तो 120 में से 88 रुपए अगर वो खर्च करता है तो बचाता कितना, 32 रुपए बचाता, 32 रुपीज। पूछा कितने परसेंट वृद्धि, वृद्धि परसेंटेज में पूछी आपको, कितनी वृद्धि नहीं पूछी, कितने परसेंट वृद्धि पूछी है। तो पहले 20 थी, अब 32 हो चुकी, कितनी बड़ी, 12 बड़ी। अब इसको ध्यान से देखना, 12 किस पे बड़ी, 20 पे बढ़ते, ध्यान रखना, इंटू 100।
सॉल्व करेंगे 5 से कट जाएगा, 12 पंजे 60%, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छे से वापस रिवाइज रिपीट कर लेना। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसने वेतन की उतनी राशि प्राप्त हुई, उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं होगी। यानी 20% बढ़ गया उसका वेतन। चलो मैं इसको एक बार दोनों से बताता हूँ आपको, 100 वाला कैसे बताता हूँ। देखो 100 थी उसकी वेतन, कितना बढ़ गया 120। फिर ये बोला लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन में उतनी राशि प्राप्त होती है, मतलब उसको 100 ही मिल रहा है, उसको मिल कितने रहे 100 ही मिल रहे हैं वापस। ठीक है, ये इतनी वेतन थी, ये बढ़ गई, ये उतने से इतने ही मिल रहे हैं। तो बताओ उसे अपने वेतन में कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं होगी, कितनी प्राप्त नहीं होगी 20 प्राप्त नहीं होगी। 20 किस पे प्राप्त नहीं होगी 120 पे, इंटू 100 कर दो, हल करोगे तो 16 से 2/3% यानी 50/3 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। कर लो बड़ी, 0 0 कट को, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50, तो 50/3 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके अलावा एक आसान तरीका बताता हूँ, आप ओरल कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पकड़ लो 1/5, तो पहले 5 थी इनकम, बाद में 1 बढ़ के कितनी हो गई, 1 बढ़ के कितनी हो गई 6 हो गई। अभी बोल रहा बढ़ने के बाद भी उसे वापस 5 ही मिल रहा है, तो कितना कम हुआ 1 किस पे कम हो रहा है 6, इंटू कर दो 100। बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे और आपको याद भी होना चाहिए 16 से 2/3% या 50/3%। ठीक है, ये अप्रोच लगा देना, इसमें बहुत आसान है। अगला प्रश्न हमारे पास 50 का कितना परसेंट ये है, ये पटवार 2013 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना, देखो इसको सरल कर लो पहले। इसको सरल करने के लोग एलसीएम लेते हैं, लसअप वसअप करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। अपना दिमाग सोचो, ये 2 और ये 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या होता है पाव, तो पाव प्लस पाव आधा, 2 और आधा 2.5। अब ये पूछा 50 का कितना परसेंट निकालने पर 2.5 आएगा, 50 का कितना परसेंट 2.5 आएगा, ये पूछा आपसे। तो आप है ना यही सोचो 50 का कितना परसेंट निकालें कि 5 आ जाए, 50 का कितना परसेंट निकालने पे 5 आएगा, 10% निकालने पे आएगा भाई, 1 0 हटेगा ना, मतलब 10% निकलेगा। तो 50 का 10% 5 आता है, लेकिन मुझे तो निकालना 2.5 निकालना, मतलब आधा करना, तो ये बताओ कितना परसेंट हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर है। सिंपल है ना भाई, आपस देख लो 50 है, मुझे 50 से 5 बनाना, तो मैंने कितना निकाला 10% निकाला। अब अगर मान लो मुझे 10 से 2.5 बनाना है, तो वापस आधा करना होगा ना, आधा, तो इसका मतलब 5%। ठीक है, इस तरह सोचो आप, हर चीज को इस तरह सोचोगे ना तो आप जल्दी जल्दी चीजों कर पाओगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए, 13% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, गुणचित्र विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। आरबीएस एलडीसी में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी थोड़ा रैंडमली पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है। मतलब आप अगर आप इसी वीडियो में इसको देख लोगे ना, तो आई थिंक 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, इनफ है, आप एग्जाम तक या एग्जाम के बाद भी नहीं भूलने वाले इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या करना होता है, इसे बोला गया देखो फेल है, देखो सब जगह, पहली बात तो इसमें ट्रिक यूज करना, सब जगह फेल फेल की बात हो रही है ना। इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट वेन डायग्राम नहीं बताने वाला, ये क्वेश्चन स्पेशल हो गया, फेल फेल फेल, है ना। तो देखो हिंदी में फेल हुए 40, इंग्लिश में फेल हुए 50, और दोनों में फेल हुए, बहुत लिख दिया मैंने, कितने में 13। तो ऐसी कंडीशन याद रखिएगा, इसको प्लस करके इसको माइनस कर लो, ये ओवरऑल फेल आ जाएगा, है ना, ये ओवरऑल फेल आ जाएगा अपने पास। ओवरऑल कितने फेल हुए, है ना, तो 90 में से 13 चलेगा कितना हो जाएगा, 90 से 13 चले कितने हो जाएगा, 90 में से 10 गया 80 और 3 77%। तो 77% फेल हुए, ध्यान रखना, फेल फेल फेल, तो ये भी फेल होगा। ये दोनों, ये जो चल रहा है ना, ये फेल का चल रहा है, तो ये फेल का ही आएगा। अब 77% फेल है, यहाँ बोल रहा है गुणचित्र विद्यार्थी पास हुए, किसकी बात हो रही, पास की। तो आप बताओ मुझे, अगर 77% फेल हुए तो पास कितना होंगे 23%, 100 माइनस 77, 100 में से 77% फेल हो गए तो 23% पास हो जाएंगे। हम कह रहे हैं 23, क्वेश्चन बोल रहा है गुणचित्र कितने गुना करना है, 3 गुना करना है। आपसे पूछा विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, हम ओवरऑल कितना मान रहे हैं 100 ही तो मान रहे हैं, तो 100 को भी 300 गुना कर लो, 300 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा। समझ में आया अच्छी तरह से, मतलब आप यहाँ पे निकाल लो, मतलब इन क्वेश्चन को भी इस तरह से करो। ऐसा क्वेश्चन आगे एग्जाम में वही 40 50 90 माइनस 13 77, 77 फेल होंगे 23 पास होंगे, 23 का 3 गुना है 100 का 3 गुना 300 आंसर। तो इन चीजों के लिए आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, प्रथम वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में 15% वृद्धि होती है, उसके बाद 300 व्यक्ति अन्य शहर से चले गए, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ये प्रश्न आपके मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको वापस एक बार अच्छे से ट्राई कीजिएगा। होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन इसलिए देता हूं ताकि आप लोग इन क्वेश्चन को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए
क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने किया है अभी तक। मेरा वीडियो या ये वीडियो जितने भी देखा, जितने स्टूडेंट ने देखा यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन को डेफिनेटली कर सकता हूँ। अगर करोगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। और अगर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब दोबारा आपको वीडियो वॉच करना पड़ेगा। वैसे कर लोगे, 99.9% श्योर हो, 100 इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन देख लिए। एक आयत की प्रत्येक भुजा 10% वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितनी % वृद्धि होगी? इस क्वेश्चन को भी आप वापस अच्छे से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क के लिए ही दे रहा हूँ क्वेश्चन। और एक चीज़ ध्यान रखिए अच्छी तरह से, यहाँ पर मैं आयत में पूछा 10% दोनों में वृद्धि हो रही है, तो आप थोड़ा समझ लो, ये भी 10%, ये भी 10%, यहाँ भी वृद्धि, यहाँ भी वृद्धि, तो वही इंटू वाला मामला, और इंटू वाला होता सक्सेस ही होता। सक्सेस फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका आंसर ओरल निकल के आएगा 21%, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे आज के क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। ये PYQ सीरीज परसेंटेज की है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी। बस हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए कि कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चंस के पेपर को सॉल्व करना, और उसके लिए हमें प्रैक्टिस की नीड है। तो मेरी जहाँ तक कोशिश होगी, मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप लोगों को घर बैठ के अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने बहुत शानदार तरीके से इनकी प्रिपरेशन कर ली, तो आपको मैथमेटिक्स के लिए कोई भी डरने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद बस रोज 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा प्रैक्टिस कीजिए और दूसरे सब्जेक्ट पे अच्छे फोकस कीजिए, 100% आप अच्छे से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब, जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।